Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 ईयर्स। एंड जैसा कि आप जानते हैं नीट 2024 का जब रिज़ल्ट आया तो वो सिर्फ रिज़ल्ट नहीं आया, बहुत सारा स्कैम अनफोल्ड हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी हियरिंग्स चली एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नीट 2024 दोबारा नहीं होने वाला है। अब आपके पास एक ही चांस बचता है एमबीबीएस करने का, अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज टू अपीयर इन नीट 2025। बट इस सारे स्कैम की वजह से बहुत सारे डाउट्स आज बच्चे के मन में हैं, जैसे कि नीट 2025 क्या डिफिकल्ट होने वाला है, नीट 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चेंज होने वाला है, नीट 2025 में हम कौन सी एनसीईआरटी रेफर करें, बिकॉज वो फिजिक्स वाले क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया था, न्यू एनसीईआरटी रेफर करें या फिर ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करें, नीट 2025 का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, कितना परसेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, अब बचे हुए 9 महीने में हम लोग तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज़ों की बात आज मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद आप लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपका ड्रीम क्या है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अभी भी एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ में सेटल होंगे। चलिए तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि नीट 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। देखिए एज लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट तो कोई नहीं है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यानी कि आप कितने भी साल के हैं, 25, 26, 30, 50, 60, आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा आता है लोअर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट मिनिमम आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 साल का होना है, यानी कि यू शुड बी ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2025। मैंने 2025 क्यों लिखा है, क्योंकि अगले साल ही आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, तो जो आपका पहला साल होता है एमबीबीएस में, जिस साल आप एडमिशन लेते हैं उसकी 31 दिसंबर तक या फिर उससे पहले तक आपको 17 साल का होना है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप अगले साल 31 दिसंबर से पहले 17 साल के हो जाएंगे ना, सो दैट इज गोइंग टू बी योर लोअर एज लिमिट। देन आता है कितनी बारी मैं नीट का पेपर दे सकता हूँ। देखिए कोई अटेम्प्ट लिमिट इसमें नहीं है, आप जितनी बारी चाहें, मतलब कितने भी ड्रॉप ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 10 n number of time you can appear in NEET exam, but my suggestion would be कि ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। 2 से 3 अटेम्प्ट में आराम से, वैसे तो 1 अटेम्प्ट में ही हो जाता है अगर आप तरीके से तैयारी करें, लेकिन मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि मेरे को 12th में कितने परसेंटेज नंबर चाहिए कि मेरा जो नीट का स्कोर है वो वैलिड कंसिडर हो। अभी के लिए कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ न्यूज़ आ रही थी कि इसको कम किया जाएगा या चेंज किया जाएगा, लेकिन अब तक मैं आपको पुराने बुलेटिन के हिसाब से बता रही हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं है एंड फ्यूचर में हो सकता है ना भी हो। अभी के लिए जो है आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिला के। अगर आप जनरल कैटेगरी में, अगर आप रिजर्व में हैं तो 40%, तो पीसीबी मिला के आपका टोटल एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है सिलेबस के बारे में बातचीत। देखिए सिलेबस पिछले साल ही रिवाइज हुआ है एंड एनटीए ने इसी सिलेबस कि चलते ही उन्होंने ये बोला था कि सिलेबस हमने कम कर दिया है, इस वजह से रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है, वट एवर इट इज़। अभी तक बेटा जी जो 2024 में इन्होंने सिलेबस दिया था ना, वही सिलेबस अपने को फॉलो करना है एंड मोस्ट प्रॉबेबली ये सिलेबस चेंज भी अब नहीं होगा। अब वो सिलेबस क्या दिया था मैम, देखिए 2024 के बुलेटिन में आपको प्रॉपर ये सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है, नेम ऑफ द चैप्टर्स एंड द टॉपिक्स, देन चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। ये सारा सिलेबस मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर शेयर कर दूंगी, आप सब इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। मैं पूरा सिलेबस, देखिए फिजिक्स का भी है, केम का भी है और बायो का भी है, तो ये सारा सिलेबस बेटा जी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम। एंड हमें जो तैयारी करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है, जो चीज़ें सिलेबस में है वही करनी है। सिलेबस से बाहर पेपर नहीं आता है, सिलेबस से बाहर पेपर नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जिनको ट्रिकी वाली कैटेगरी में डाला जाता है, बट सिलेबस से बाहर जनरली पेपर नहीं आता है, और अगर आता भी है तो आएगा भी तो वो बेटा फिर वो 15 क्वेश्चंस जो चॉइस वाले होते हैं ना उसमें आने के चांसेस होते हैं, वैसे नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ बेटा है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या कोई चेंज आएगा। इस समय तो बहुत सारा बवाल हो चुका है कि हमारा एग्ज़ाम क्या पिछले साल की तरह ऑफलाइन होने वाला है या फिर जेई की तरह ये ऑनलाइन हो जाएगा। देखिए अभी तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, चेंज मैं नहीं कर सकती हूँ। ऑफलाइन एग्ज़ाम पिछले साल तक होता आया है, हो सकता है अगले साल भी ऑफलाइन ही एग्जाम हो, क्योंकि 25 लाख बच्चों के लिए 17 लाख 27 लाख 28 लाख, क्योंकि अगले साल कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, इतने बच्चों के लिए ऑनलाइन कंडक्ट करना और इतने सारे पेपर बनाना, सबका लेवल सेम रखना, इतने सारे ऑनलाइन सेंटर्स होना,
थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शायद 1 साल में, बट यू नेवर नो। इसकी इन्फॉर्मेशन वैसे तो हमें अक्टूबर नवंबर तक जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी, इफ इट इज एनटीए, इफ इट इज सीबीएसई, जो भी होगी वो हमें बता देगी। लेकिन अभी तक के लिए तो बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पेपर के चांसेस है ऑफलाइन होने के। बट एक और सजेशन गवर्नमेंट को मिला है जिस पे गवर्नमेंट विचार कर रही है, मैं आपको बता दूं, हाईलाइट कर दूं कि इस पे अभी दे आर जस्ट थिंकिंग। बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 2 लेवल में होगा, जैसे जेई होता है। जैसे एक प्रीलिम्स का लेवल होगा जो कि आसान पेपर होगा, जिसमें सारे बच्चे अपीयर होंगे, जैसे कि 28 लाख फॉर एग्जांपल अगले साल बच्चे होंगे। ये जो 28 के 28 लाख है प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, और ये वाला पेपर रखा जाएगा ऑफलाइन मोड में। और इसको कौन कंडक्ट कराएगा? मेरा एनटीए। जैसे हर साल एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है, आसान सा पेपर रखेगा, ऑफलाइन मोड में इसको कंडक्ट कराएगा। फिर जो प्रीलिम्स में बच्चे सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को कहा जाएगा कि आप लोग अब अपीयर हो सकते हैं मेंस के एग्जाम में। ये जो मेंस का एग्जाम है, ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे। इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी हो सकता है एम्स हो सकता है सीबीएसई हो, या फिर किसी और को इसका बागडोर पकड़ाई जाएगी। ये जो मेंस का एग्जाम है इसको ऑनलाइन कराने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन स्टिल इट इज अंडर प्लानिंग थिंकिंग, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल के हिसाब से चलें तो पिछले साल ऑफलाइन था, इस साल भी ऑफलाइन होने के चांसेस हैं। पिछले साल भी एमसीक्यू बेस्ड था, एमसीक्यू बेस्ड तो इस साल भी रहेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस ओनली विद +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट वन। बट इस पे विचार चल रहा है, अगर ये हो जाता है तो बेटा हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। बट आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी है, तैयारी इस तरीके की रखनी है कि यार आप हर टाइप के एमसीक्यू इस समय सॉल्व कर रहे हो, तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको दोनों के लिए क्या करना है? रेडी रहना है। देन अगला डाउट आता है कि मैम हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें या फिर न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर हियरिंग सुनी हो, फिजिक्स के क्वेश्चन में एनटीए ने तो दोनों को मार्क्स दे दिए थे, ओल्ड एनसीईआरटी को भी दे दिए थे, न्यू एनसीईआरटी को भी दे दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नंबर सिर्फ किसको दिए हैं? जो चीज़ करेक्ट थी, और करेक्ट चीज़ कहाँ लिखी हुई थी? न्यू एनसीईआरटी में। तो माय सजेशन विल बी, सबके पास एवरीवन शुड बाय अ न्यू एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी नहीं, आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलना है? सिलेबस के हिसाब से चलना है। जैसे मान लो ये आपका सिलेबस है, अब ये सिलेबस आपका जिस भी एनसीईआरटी में गिवन है, आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई सिलेबस में जो जो चीज़ें मेरी न्यू एनसीईआरटी में हैं, पहले मैं उनको कवर कर लूँ, ठीक है, पहले मैं उनको कवर कर लूँ। अब मान लीजिए मेरे सिलेबस में कोई चीज़ ऐसी है जो न्यू में नहीं है, वो ओल्ड में है, उसको मैं बाद में कवर करूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एनिमल टिश्यू आपके सिलेबस में है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप उसे करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। एंड देन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ ओल्ड एनसीईआरटी में है तो उसको आप करेंगे। जैसे अगर आप मेरे सेशन देखेंगे, मैं तो सारी चीज़ें बीच में ही करा देती हूँ। अगर मान लीजिए मैं लिखवाती भी हूँ, किसी के पास ओल्ड होती है किसी के पास न्यू होती है, तो मैं बच्चों को वहीं पे लिखवा देती हूँ कि बेटा ये न्यू एनसीईआरटी में से है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में से है। और किसी के पास अगर ओल्ड नहीं है तो हमारे नोट्स में तो सब कुछ लिखा ही होता है, नोट्स आपके इतने अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आप नोट्स को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, तो उस हिसाब से बेटा जी पहले तो हम न्यू एनसीईआरटी वाला सिलेबस करेंगे, फिर जो सिलेबस में ओल्ड एनसीईआरटी में वो करेंगे, और फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जैसे प्लांट फैमिलीज हो गई, पिछली बारी ऐड हो गई थी, जो कहीं नहीं है, जो मुझे स्टेट लेवल की बुक में से करनी पड़ी थी, एनआईओएस की बुक में से करनी पड़ी थी, वो आप बिल्कुल एंड के लिए छोड़ेंगे, वेट करेंगे, मतलब अभी नहीं करेंगे, वेट करेंगे न्यू सिलेबस रिलीज होने का। अगर उसमें भी होता है देन वी विल डू, अदरवाइज वी वोंट डू, ठीक है। तो बेसिकली हमें बुक नहीं, हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है, और सिलेबस में पहले न्यू एनसीईआरटी, फिर जो कुछ कुछ टॉपिक्स ओल्ड एनसीईआरटी के हैं वो, और फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपके ये वाले डाउट्स जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये वाले क्लियर हो गए होंगे। क्या डिफिकल्टी लेवल, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड बेटा ओल्ड करें या फिर न्यू एनसीईआरटी करें। अब अगला सवाल आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें मैम। देखिए बचे हुए समय कितना है आपके पास? 9 मंथ्स का समय है। इस 9 में से मैं बताऊं 7 + 2 में मैं हमेशा डिवाइड करती हूँ, क्योंकि 2 मंथ्स आपको एक्सटेंसिव रिविजन के लिए चाहिए होंगे। ये आप न्यू नहीं पढ़ सकते, यानी कि जो भी आपको अपने 72 के 7, अभी तक तो 72 चैप्टर्स है, 72 के 72 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे इसी 7 महीने में। करने को बच्चे बोलते हैं कि यार मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे पास तो सारे पुराने नोट्स हैं, मैं खुद से कर सकता हूँ। कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है,
लेकिन मुश्किल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है और एक रेगुलरिटी की बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आपके फटाफट से टेस्ट होते जाएं, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए, आपके डाउट्स क्लियर होते जाए। खुद से करने चलोगे 2 दिन मोटिवेशन आती है, 2 महीने मोटिवेशन आती है, उसके बाद बेटा कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, 2 महीने फिर आप वेस्ट करते हैं, और 7 में से अगर 2 महीने वेस्ट हुए 5 ही बचे, 5 में बेटा जी मुश्किल हो जाता है डिटेल में करना। एक और बच्चे को बहुत डाउट रहता है, एक बारी मैं वो भी बता दूं कि क्या पेपर डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, डिफिकल्ट होने वाला है। देखिए, पेपर डिफिकल्ट हो या आसान हो, लेने सीट्स हमारे पास 1,08,000 ही हैं अभी तक, तो चाहे डिफिकल्ट होगा तो बेटा कट ऑफ थोड़ी कम चली जाएगी, आसान होगा तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन क्रीम जो सिलेक्ट होनी है वो 1,08,000 की होनी है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि डिफिकल्ट है या आसान है, बट येस, पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर इज़ गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअल दिस ईयर। बहुत ही आसान भी नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, और बेटा जी एनसीईआरटी में से ही आएगा, एनसीईआरटी में से ही आएगा। अगर थोड़ा बहुत बाहर आया, बाहर होता नहीं है वैसे, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप एनसीईआरटी पढ़ के एलिमिनेशन वगैरह लगा के रूल आउट कर सकते हो, तो एनसीईआरटी से पेपर आएगा। अगर बाहर आया भी तो 1-2 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आ सकते हैं, बट मेजरली पेपर विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही आपको अच्छे से समझ के करनी है। अब आप 1 शॉट क्रैश कोर्स सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं कर सकते कि मैं डिटेल पुराने नोट से कर रहा हूँ, मैं क्रैश कोर्स से कर लूँगा या अभी से 1 शॉट देखना शुरू कर दूँ। वेरी बैड आइडिया, वेरी वेरी बैड आइडिया। आपको अब एक बारी डिटेल में प्रिपरेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 72 के 72 चैप्टर्स आपको डिटेल्ड में करने, तरीके से करने, एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्चुअल वे में डिटेल में करने आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, कहाँ से करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, आपको एक प्रॉपर गाइडेड फॉर्म में ज़रूरत है। तो बेटा मेरा नया बैच आ रहा है जिसका नाम है फीनिक्स प्रो बैच। ये एक आखिरी बैच होने वाला है जिसमें 72 के 72 चैप्टर्स डिटेल में होने वाले हैं। आखिरी क्यों बोल रही हूँ, इसके बाद भी बैचेस आएंगे बट उसमें रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। यानी कि ये आखिरी लाइव बैच होने वाला है जिसमें सारी क्लासेस आपकी लाइव जाएंगी, सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। टाइम टू टाइम आपके एवरी मंथ 2 टेस्ट होंगे, ये भी सारे लाइव टेस्ट हैं। देखो, कभी लाइव मिस हो जाए तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। कुछ बच्चे पार्शियल ड्रॉप वाले होते हैं, वो लाइव नहीं कई बार अटेंड कर पाते हो, रिकॉर्डेड भी देखते हैं। सारे के सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लाइव रहेंगे, और जो बच्चा फीनिक्स प्रो में एंट्री लेगा उसको मिलने वाला है एंट्री टू द SRG ग्रुप, यानी कि स्पेशल रैंकर ग्रुप जो हम बनाते हैं वो ऑनलाइन के लिए बना रहे हैं। इस बैच में आने वाले बच्चों को मिलने वाला है फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बेटा जी इस बैच में आने वाले बच्चों के लिए क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है। और अगले 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए ये बैच आपको मिल रहा है 4,999 फॉर होल ईयर। ये पूरे साल का प्राइस है, और एक बैच का नहीं है। अनअकैडमी में ना बहुत सारी टीम्स होती हैं जो डिफरेंट वे में पढ़ाती हैं। आप किसी भी टीम के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे एजुकेटर हैं, फिजिक्स में बहुत सारे एजुकेटर हैं, जिससे मन आए उससे आप पढ़िए, कोई बार नहीं है। सबसे मना है, सबसे पढ़िए। कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ना है, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट हिंदी में पढ़ना है, कंप्लीट हिंदी में पढ़िए, जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए। और सिर्फ एक ही बारी आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 4,999 एंड मेरी मेंटोरशिप के लिए, और इस ऑफर के लिए कोड लगाना है सीप लाइव। देखिए 4,999 सिर्फ 1-2 दिन के लिए प्राइस है, ये बढ़ जाएगा फिर बेटा जी आपको यही चीज़ हाई प्राइस में लेनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपने कभी मेरे लेक्चर लगाए हैं, आप मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो कोड याद से लगाइएगा सीप लाइव। यहाँ भी मैंने पिन कर दिया है, नीचे कमेंट्स में पिन है एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जो बच्चे इस वीकेंड 28 जुलाई तक लेने वाले हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन होता है बेटा जी जिसमें आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। आइकॉनिक में भी वही ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन साथ में आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और अगर आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको बेटा जी मिलने वाले हैं साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के फ्लैश कार्ड्स भी, जो कि आपकी लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी एंड बायोलॉजी के भी। लेकिन ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर है, ठीक है। तो फीनिक्स प्रो बैच के बारे में आपको पता चल गया। 30 जुलाई को बेटा जी ये बैच लाइव होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से। आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए, लिंक मैंने नीचे डलवा दिया है, कोड आपको पता ही है क्या लगाना है, सीप लाइव। और इससे सारे बैच अनलॉक हो जाते हैं और आप बेस्ट प्राइस पे बेटा जी सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ों का बैच है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है, लेकिन मुझे ऑफलाइन जाके डाउट पूछने हैं,
या एक पर्सनल टच चाहिए तो आप तो फिर आप अनअकैडमी प्रो भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी क्लासेस तो ऑनलाइन ही लगेंगी, लेकिन ऑफलाइन आप अपने नज़दीकी सेंटर में डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ऑफलाइन बेटा जी टेस्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑफलाइन रिवीजन क्लासेस लगा सकते हैं। और कल को बेटा अगर मेंस और प्रीलिम्स वाला पेपर हुआ ना, तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको इस फिनिक्स प्रो में मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे पाएंगे और आपके पास ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। कंप्लीटली ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो अनअकैडमी के बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर पता लगा सकते हैं। सो ये बात थी बेटा नीट 2025 की। आपसे जो मैंने कमेंट्स में पूछा था कि अब आपका ड्रीम क्या है, क्या आप अभी भी MBBS के लिए बिल्कुल रेडी हैं या फिर आपने कुछ और डिसाइड किया है, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।